क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी बातचीत के बाद आप खुद पर ही शक करने लगे? क्या कभी किसी ने आपको इतनी चालाकी से प्रभावित किया कि बाद में एहसास हुआ फैसला आपका नहीं था, फिर भी आपने वही किया जो दूसरा चाहता था? और क्या कभी किसी व्यक्ति की मीठी बातें, भावनात्मक दबाव या छिपी हुई चालें आपको ऐसे रास्ते पर ले गईं जहां आप जाना ही नहीं चाहते थे? अगर इन सवालों में से सिर्फ एक का जवाब भी हाँ है, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। स्वागत है। आज हम एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में मौजूद है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे पहचान नहीं पाते। उस दुनिया का नाम है डार्क साइकोलॉजी। लेकिन रुकिए, ये कोई ऐसी किताब नहीं है जो आपको लोगों को नियंत्रित करना सिखाए। ये आपको सिखाएगी कैसे खुद को नियंत्रित रखा जाए, कैसे अपने मन को सुरक्षित रखा जाए और कैसे उन लोगों को पहचाना जाए जो आपके मन के साथ खेल खेलते हैं। क्योंकि सच्ची शक्ति दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं, खुद पर नियंत्रण रखने में होती है। आज का युग जानकारी का युग है, लेकिन यह प्रभाव का भी युग है। सोशल मीडिया पर, ऑफिस में, दोस्ती में, रिश्तों में, परिवार में, हर जगह, हर दिन कोई ना कोई किसी न किसी को प्रभावित कर रहा है। कुछ लोग ईमानदारी से, कुछ लोग अनजाने में और कुछ लोग पूरी योजना के साथ। सबसे खतरनाक बात यह है कि अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। कल्पना कीजिए, आपका मन एक विशाल किला है, मजबूत, सुरक्षित, अजेय। लेकिन उस किले की दीवारों में कुछ छोटी दरारें हैं। असुरक्षा, अकेलेपन का डर, दूसरों की स्वीकृति की चाह, हर किसी को खुश रखने की आदत। यही वे दरारें हैं जहां से मैनिपुलेशन अंदर प्रवेश करता है। और जब तक आपको एहसास होता है, तब तक कोई और आपकी भावनाओं, आपके फैसलों और आपके आत्मविश्वास को प्रभावित कर चुका होता है। इस ऑडियो बुक में हम सीखेंगे कि उन दरारों को कैसे पहचानना है, कैसे उन्हें भरना है और कैसे अपने मन के चारों ओर एक ऐसा मानसिक कवच बनाना है जिसे कोई आसानी से भेद न सके। याद रखिए, सबसे खतरनाक जेल वो नहीं होती जिसकी दीवारें दिखाई देती हैं। सबसे खतरनाक जेल वो होती है जो आपके दिमाग के अंदर बनाई जाती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज से नियम बदलने वाले हैं। अब खेल उनके नियमों से नहीं चलेगा, अब खेल आपके नियमों से चलेगा। योर माइंड, योर रूल्स। चैप्टर 1, डार्क साइकोलॉजी आखिर है क्या? जब लोग डार्क साइकोलॉजी शब्द सुनते हैं तो उनके दिमाग में अक्सर फिल्मों के खलनायक, अपराधी या कोई रहस्यमयी मास्टरमाइंड उभर आता है। लेकिन वास्तविकता कहीं ज्यादा साधारण है और इसी वजह से कहीं ज्यादा खतरनाक भी। डार्क साइकोलॉजी का मतलब है मानव मनोविज्ञान की समझ का उपयोग किसी दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने, नियंत्रित करने या उसका फायदा उठाने के लिए करना। यह हमेशा अपराध नहीं होता, यह हमेशा स्पष्ट भी नहीं होता। अक्सर यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में मौजूद होता है, इतना चुपचाप कि पीड़ित को पता भी नहीं चलता। मान लीजिए, आपका कोई मित्र हर बार अपनी समस्याएं बताकर आपको दोषी महसूस कराता है, या आपका साथी हर बहस के बाद आपको ही गलत साबित कर देता है, या आपका बॉस आपको यह महसूस कराता है कि अगर आपने अतिरिक्त काम नहीं किया तो आप टीम के प्रति वफादार नहीं हैं। ये सभी संभावित मैनिपुलेशन के उदाहरण हैं। अब सवाल यह है, लोग ऐसा करते क्यों हैं? क्या हर मैनिपुलेटर बुरा इंसान होता है? नहीं। कुछ लोग बचपन से सीख जाते हैं कि भावनात्मक दबाव सीधी बातचीत से ज्यादा प्रभावी होता है। कुछ लोग अंदर से असुरक्षित होते हैं, कुछ शक्ति चाहते हैं, कुछ नियंत्रण चाहते हैं और कुछ सिर्फ अपना फायदा। मनोविज्ञान के अनुसार अधिकांश मैनिपुलेटिव व्यवहार 3 मूल इच्छाओं से पैदा होता है। पहली, नियंत्रण की इच्छा, दूसरी, शक्ति और मान्यता की इच्छा और तीसरी, अपनी असुरक्षाओं को छिपाने की इच्छा। याद रखिए, जो व्यक्ति दूसरों को नियंत्रित करने की सबसे ज्यादा कोशिश करता है, वो अक्सर अंदर से सबसे ज्यादा असुरक्षित होता है। आइए कहानी सुनते हैं। राहुल एक मेहनती कर्मचारी था। उसका मैनेजर हमेशा उसकी तारीफ करता था। तुम टीम के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति हो, तुम्हारे बिना यह प्रोजेक्ट संभव नहीं, केवल तुम ही यह काम कर सकते हो। शुरुआत में राहुल को यह अच्छा लगा, उसे लगा उसकी मेहनत की कद्र हो रही है। लेकिन समय बीतता गया और उसने एक बात नोटिस की, सबसे ज्यादा ओवरटाइम वो कर रहा था, सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां वो उठा रहा था और सबसे कम ना वो कह पा रहा था। एक दिन उसे सच समझ आया, तारीफ सम्मान नहीं थी, तारीफ एक उपकरण थी, एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग उससे ज्यादा काम निकलवाने के लिए किया जा रहा था।
और उसी दिन राहुल की जागरूकता शुरू हुई। यही कारण है कि मैनिपुलेशन को पहचानना इतना कठिन होता है, क्योंकि ये हमेशा गुस्से में नहीं आती, हमेशा धमकी के रूप में नहीं आती। कई बार ये मुस्कान के साथ आती है, कभी तारीफ बनकर, कभी चिंता बनकर, कभी प्यार बनकर और कभी मदद बनकर। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है और यही इसकी सबसे बड़ी चाल। अध्याय समाप्त करने से पहले खुद से 4 सवाल पूछिए। क्या मुझे ना कहने में मुश्किल होती है? क्या मैं लोगों को खुश रखने के लिए खुद को नजरअंदाज करता हूं? क्या मैं दूसरों की स्वीकृति पर बहुत निर्भर हूं? और क्या आलोचना मुझे जरूरत से ज्यादा प्रभावित करती है? अगर आपका जवाब हां है तो घबराइए मत। यह कमजोरी नहीं है, यह सिर्फ वो जगह है जहां आपका मानसिक कवच मजबूत होने की प्रतीक्षा कर रहा है। याद रखिए, डार्क साइकोलॉजी कोई जादू नहीं है, यह मानव कमजोरियों का अध्ययन है और उनका उपयोग है। जितना बेहतर आप खुद को समझेंगे, उतना ही कठिन होगा किसी और के लिए आपको नियंत्रित करना, क्योंकि आत्म जागरूकता वो रोशनी है जिसमें मैनिपुलेशन की हर चाल दिखाई देने लगती है। अगले अध्याय में हम उन लोगों के मन के अंदर झांकेंगे जो दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं, उनकी सोच कैसी होती है और उन्हें पहचानने के संकेत क्या हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2, द साइकोलॉजी ऑफ मैनिपुलेटर्स। कल्पना कीजिए, आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो पहली नजर में बेहद आकर्षक लगता है। वो आत्मविश्वासी है, उसकी बातें प्रभावशाली हैं, वो आपको समझता हुआ दिखाई देता है और धीरे धीरे आप उसके प्रभाव में आने लगते हैं। लेकिन फिर कुछ अजीब होने लगता है। आप खुद पर कम और उस व्यक्ति पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। आपके फैसले बदलने लगते हैं, आपका आत्मविश्वास कम होने लगता है और आपको समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। सवाल है, जो लोग दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, उनके दिमाग में आखिर चलता क्या है? क्या वे जन्म से ऐसे होते हैं या समय उन्हें ऐसा बना देता है? सच्चाई यह है, हर मैनिपुलेटर अलग होता है, लेकिन अधिकांश के पीछे कुछ समान मनोवैज्ञानिक पैटर्न काम करते हैं। आज हम उन्हीं पैटर्न्स को समझेंगे, क्योंकि जब आप शिकारी की मानसिकता समझ लेते हैं तो उसके जाल को पहचानना आसान हो जाता है। पहला प्रकार, नार्सिसिस्ट। क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हर बातचीत को अपने ऊपर ले आता है, जो हमेशा खुद को सबसे महत्वपूर्ण मानता है, जो तारीफ चाहता है लेकिन आलोचना सहन नहीं कर पाता? ऐसे लोगों में नार्सिसिस्टिक प्रवृत्तियां हो सकती हैं। नार्सिसिस्ट व्यक्ति दुनिया को एक आईने की तरह देखता है। उसे हर जगह केवल खुद की छवि दिखाई देती है। दूसरों की भावनाएं, दूसरों की जरूरतें, दूसरों की परेशानियां उसके लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है, अक्सर नार्सिसिस्ट जितना बाहर से मजबूत दिखता है, अंदर से उतना ही कमजोर होता है। उसकी पूरी पहचान बाहरी मान्यता पर टिकी होती है। उसे लगातार यह महसूस होना चाहिए कि वो विशेष है, श्रेष्ठ है, महत्वपूर्ण है, और जब कोई उसकी इस छवि को चुनौती देता है तो वो असहज हो जाता है, कभी गुस्से में, कभी अपमानित होकर और कभी मैनिपुलेशन का सहारा लेकर। याद रखिए, अहंकार अक्सर आत्मविश्वास का नहीं, असुरक्षा का मुखौटा होता है। दूसरा प्रकार, गैसलाइटर। गैसलाइटर सबसे खतरनाक मैनिपुलेटर्स में से एक हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी वास्तविकता पर हमला करता है, आपकी याददाश्त पर, आपकी समझ पर, आपके विश्वास पर। मान लीजिए किसी ने आपसे कुछ कहा, आपको स्पष्ट रूप से याद है, लेकिन बाद में वो कहता है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। आप दोबारा सोचते हैं, शायद मैंने गलत सुना होगा। फिर ऐसा बार बार होने लगता है। धीरे धीरे आप अपनी ही याददाश्त पर शक करने लगते हैं, अपने निर्णयों पर भरोसा खोने लगते हैं, और यहीं से गैसलाइटर की शक्ति शुरू होती है। उसका लक्ष्य आपको भ्रमित करना होता है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर भरोसा खो देता है, उसे नियंत्रित करना आसान हो जाता है। तीसरा प्रकार, इमोशनल प्रेडेटर। कुछ लोग आपकी भावनाओं को समझते नहीं, वे उनका शिकार करते हैं। उन्हें पता होता है कि आपको क्या सुनना पसंद है, आपकी कमजोरियां क्या हैं, आपकी अधूरी इच्छाएं क्या हैं, और आपका सबसे बड़ा डर क्या है। वे सही समय पर सही शब्द बोलते हैं, आपको विशेष महसूस कराते हैं, आपको सुरक्षित महसूस कराते हैं, और फिर जब आप भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं तो वे उसी जुड़ाव का फायदा उठाते हैं। यह प्रक्रिया अचानक नहीं होती, यह धीरे धीरे होती है, बिल्कुल वैसे जैसे मकड़ी अपना जाल बुनती है और शिकार को पता भी नहीं चलता कि वो कब उसमें फंस गया।
चौथा प्रकार, कंट्रोल सीकिंग पर्सनैलिटी। कुछ लोगों को हर चीज नियंत्रित करनी होती है। हर निर्णय, हर योजना, हर बातचीत, हर परिस्थिति। अगर चीजें उनकी इच्छा के अनुसार नहीं चलती तो वे असहज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि नियंत्रण खोना मतलब खतरा है और इसलिए वे लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, कभी आदेश देकर, कभी अपराध बोध देकर, कभी डर पैदा करके और कभी भावनात्मक दबाव बनाकर। लेकिन याद रखिए, किसी व्यक्ति की नियंत्रण की भूख अक्सर उसके भीतर के डर का संकेत होती है। अब तक आपने 4 अलग अलग प्रकार देखे, लेकिन उनमें कुछ समान बातें होती हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये संकेत वास्तविक जीवन में आपकी मदद कर सकते हैं। वे अक्सर जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। वे अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर डालते हैं। वे सहानुभूति का दिखावा कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में दूसरों की भावनाओं की परवाह कम करते हैं। वे लोगों को विभाजित करके लाभ उठाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, वे अक्सर अपने असली इरादे छिपा कर रखते हैं। उनकी बातें कुछ और होती हैं, उनका उद्देश्य कुछ और। एक वास्तविक जीवन जैसी कहानी सुनिए। नेहा एक नए रिश्ते में थी। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगा। उसका साथी उसे लगातार महत्व देता था, उसकी तारीफ करता था, हर समय उसके साथ रहना चाहता था। नेहा को लगा उसे उसका सच्चा साथी मिल गया है। लेकिन कुछ महीनों बाद स्थिति बदलने लगी। उसका साथी उसके दोस्तों पर सवाल उठाने लगा, उसके फैसलों की आलोचना करने लगा, उसे दोषी महसूस कराने लगा। धीरे धीरे नेहा अपने दोस्तों से दूर हो गई, अपने निर्णयों पर भरोसा खो बैठी और भावनात्मक रूप से उसी व्यक्ति पर निर्भर हो गई। उसे लगा कि यह प्यार है, लेकिन वास्तव में यह नियंत्रण था। सौभाग्य से एक दिन उसने पैटर्न पहचान लिया और वहीं से उसकी स्वतंत्रता की शुरुआत हुई। अब खुद से पूछिए, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा सही होना चाहता है, जो आपकी भावनाओं को कम महत्व देता है, जो आपको बार बार खुद पर शक करने पर मजबूर करता है, जो आपको नियंत्रित करने की कोशिश करता है? अगर जवाब हाँ है तो घबराइए मत। पहचान ही सुरक्षा की पहली सीढ़ी है। मैनिपुलेटर्स कोई जादुई शक्ति वाले लोग नहीं होते। वे भी इंसान होते हैं, लेकिन वे मानव मन की कमजोरियों को समझते हैं और उनका उपयोग करते हैं। इसलिए आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है आत्मजागरूकता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और स्वतंत्र सोच। याद रखिए, जब आप किसी व्यक्ति की मानसिकता समझ लेते हैं तो उसके प्रभाव से मुक्त होना आसान हो जाता है। अगले अध्याय में हम उन सबसे आम माइंड गेम्स और मैनिपुलेशन टेक्निक्स को उजागर करेंगे, जिनका उपयोग लाखों लोग रोजाना करते हैं और जिनका शिकार करोड़ों लोग बिना जाने बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 3, द मोस्ट कॉमन मैनिपुलेशन टेक्निक्स। अब तक आपने समझ लिया है कि मैनिपुलेटर्स कौन होते हैं, वे कैसे सोचते हैं और क्यों दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, वे ऐसा करते कैसे हैं, उनके हथियार क्या हैं, उनकी रणनीतियां क्या हैं और सबसे जरूरी, आप उन्हें पहचानेंगे कैसे। याद रखिए, अधिकांश मैनिपुलेशन खुलकर नहीं होती। कोई आपके सामने आकर नहीं कहेगा, मैं तुम्हें नियंत्रित करने वाला हूं। इसके बजाय वे ऐसी तकनीकों का उपयोग करते हैं जो धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास, आपकी सोच और आपकी भावनाओं को प्रभावित करती हैं। आज हम उन सबसे आम माइंड गेम्स का पर्दाफाश करेंगे। टेक्निक नंबर 1, गैस लाइटिंग। कल्पना कीजिए, आपको किसी घटना की पूरी याद है। आप जानते हैं कि क्या हुआ था, लेकिन दूसरा व्यक्ति बार बार कहता है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तुम गलत याद कर रहे हो, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। शुरुआत में आप विरोध करते हैं, लेकिन जब यही बात बार बार दोहराई जाती है तो आपके मन में संदेह पैदा होने लगता है और यहीं गैस लाइटिंग काम करती है। इसका उद्देश्य आपको भ्रमित करना है, ताकि आप अपनी सोच पर नहीं, उस व्यक्ति की बातों पर भरोसा करने लगें। याद रखिए, जब कोई बार बार आपकी वास्तविकता को झुठलाता है तो समस्या हमेशा आपकी याददाश्त नहीं होती। टेक्निक नंबर 2, लव बॉम्बिंग। ये तकनीक बेहद आकर्षक दिखती है क्योंकि ये प्यार का मुखौटा पहनकर आती है। शुरुआत में कोई व्यक्ति आपको अत्यधिक ध्यान देता है, लगातार संदेश, लगातार तारीफ, लगातार प्रशंसा, लगातार भावनात्मक जुड़ाव। आपको लगता है कि आखिरकार कोई ऐसा मिला है जो आपको पूरी तरह समझता है। लेकिन धीरे धीरे ये प्यार नियंत्रण में बदलने लगता है। जब आप भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं तो वही व्यक्ति अपना व्यवहार बदल देता है और तब आपको उस शुरुआती प्यार को वापस पाने की चाह होने लगती है। यही जाल है, वे आपको प्यार के लिए नहीं, निर्भरता के लिए तैयार कर रहे होते हैं। टेक्निक नंबर 3, गिल्ट ट्रिपिंग। क्या किसी ने कभी आपसे कहा है, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया,
तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? अगर तुम सच में मेरी परवाह करते हो तो? ये साधारण वाक्य नहीं है, ये भावनात्मक दबाव के उपकरण हो सकते हैं। गिल्ट ट्रिपिंग का उद्देश्य है आपको अपराध बोध महसूस कराना, ताकि आप वह करें जो दूसरा व्यक्ति चाहता है। ध्यान दीजिए, सच्चा अनुरोध और भावनात्मक दबाव अलग चीजें हैं। एक सम्मान देता है, दूसरा दोष देता है। टेक्निक नंबर 4, साइलेंट ट्रीटमेंट। कुछ लोग चिल्लाते नहीं, कुछ लोग बहस नहीं करते, कुछ लोग बस चुप हो जाते हैं, दिनों तक, कभी कभी हफ्तों तक। वे आपके संदेशों का जवाब नहीं देते, आपसे दूरी बना लेते हैं और आपको असहज महसूस कराते हैं। यह हमेशा शांति नहीं होती, कई बार यह सजा होती है। साइलेंट ट्रीटमेंट का उद्देश्य आपको बेचैन करना होता है, ताकि आप झुक जाएं, माफी मांगे या उनकी शर्तें मान लें। टेक्निक नंबर 5, फियर मैनिपुलेशन। डर मानव मन की सबसे शक्तिशाली भावनाओं में से एक है और मैनिपुलेटर्स इसे अच्छी तरह समझते हैं। वे आपको संभावित नुकसान दिखाते हैं, अस्वीकृति का डर, अकेलेपन का डर, नौकरी खोने का डर, रिश्ता टूटने का डर। जब इंसान डरता है तो उसकी निर्णय क्षमता कमजोर पड़ जाती है और यही मैनिपुलेटर चाहता है, क्योंकि भयभीत व्यक्ति अक्सर स्वतंत्र रूप से नहीं सोचता, वो केवल खतरे से बचना चाहता है। टेक्निक नंबर 6, प्लेइंग द विक्टिम। कुछ लोग कभी खलनायक नहीं बनते, वे हमेशा पीड़ित बनते हैं, चाहे गलती उनकी ही क्यों ना हो। वे कहानी इस तरह सुनाते हैं कि अंत में सहानुभूति उन्हें मिल जाए। वे जिम्मेदारी से बच जाते हैं और दूसरों को दोषी महसूस करा देते हैं। याद रखिए, हर पीड़ित होने का दावा करने वाला व्यक्ति वास्तव में पीड़ित नहीं होता। टेक्निक नंबर 7, सोशल प्रेशर। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, हम स्वीकार किए जाना चाहते हैं, हम समूह का हिस्सा बनना चाहते हैं। मैनिपुलेटर्स इसी जरूरत का फायदा उठाते हैं। वे कहते हैं, सब लोग ऐसा करते हैं, तुम ही अलग क्यों हो, बाकी किसी को समस्या नहीं है। और अचानक आप अपनी सोच पर नहीं, भीड़ की सोच पर भरोसा करने लगते हैं। लेकिन सच यह है, भीड़ हमेशा सही नहीं होती। अब इन सभी तकनीकों को एक साथ देखिए। गैसलाइटिंग, लव बॉम्बिंग, गिल्ट ट्रिपिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट, फियर मैनिपुलेशन, प्लेइंग द विक्टिम, सोशल प्रेशर। इन सभी का एक ही लक्ष्य है, आपकी स्वतंत्र सोच को कमजोर करना। क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर भरोसा करता है, उसे नियंत्रित करना मुश्किल होता है। अगर आप बार बार खुद को दोषी महसूस कर रहे हैं, अपनी याददाश्त पर शक कर रहे हैं, हर समय किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं या किसी की स्वीकृति पर निर्भर हो रहे हैं, तो रुकिए और स्थिति को नए नजरिए से देखिए। संभव है कि कोई आपके मन के साथ खेल रहा हो। आज रात सोने से पहले अपने जीवन के 3 सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों के बारे में सोचिए। खुद से पूछिए, क्या मैं इस रिश्ते में सम्मान महसूस करता हूं या दबाव? क्या मैं खुलकर अपनी बात कह सकता हूं या हमेशा डरता हूं? क्या यह रिश्ता मुझे मजबूत बना रहा है या कमजोर? इन सवालों के जवाब आपको बहुत कुछ बता देंगे। मैनिपुलेशन की सबसे बड़ी ताकत उसकी छिपी हुई प्रकृति है और आपकी सबसे बड़ी ताकत उसे पहचान लेना। जब आप खेल को पहचान लेते हैं तो खिलाड़ी की शक्ति कम हो जाती है। याद रखिए, जागरूकता वह ढाल है जिसके सामने अधिकांश मानसिक खेल बेअसर हो जाते हैं। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि लोगों के छिपे हुए इरादों को कैसे पढ़ा जाए, उनके शब्दों के पीछे क्या छिपा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है और वे कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें अधिकांश लोग बहुत देर से पहचानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 4, रीडिंग हिडन इंटेंशंस। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई व्यक्ति कुछ और कह रहा है, लेकिन आपका मन कह रहा है कि कहानी पूरी नहीं है? शायद उसके शब्द सही थे, उसकी मुस्कान भी सही थी, लेकिन फिर भी कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जिसे आप समझ नहीं पा रहे थे। अक्सर हमारा दिमाग उन संकेतों को पकड़ लेता है जिन्हें हम सचेत रूप से नहीं समझ पाते। इसीलिए कई बार हम कहते हैं, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन इस व्यक्ति पर भरोसा नहीं हो रहा। यह जादू नहीं है, यह आपके दिमाग का पैटर्न पहचानने का तरीका है। आज हम सीखेंगे कि लोगों के छिपे हुए इरादों को कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि मैनिपुलेशन हमेशा शब्दों में नहीं छिपी होती, कई बार वो व्यवहार में छिपी होती है। रूल नंबर 1, शब्दों से ज्यादा व्यवहार पर भरोसा करें। बहुत से लोग शानदार बातें करते हैं, वे वादे करते हैं, वे सपने दिखाते हैं, वे भरोसा दिलाते हैं, लेकिन एक सरल प्रश्न पूछिए, क्या उनके कर्म
उनके शब्दों से मेल खाते हैं? क्योंकि सच्चाई अक्सर शब्दों में नहीं, व्यवहार में दिखाई देती है। कोई व्यक्ति कह सकता है, मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूं, लेकिन अगर वो आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता, तो उसका व्यवहार उसकी बातों से ज्यादा सच्चा है। याद रखिए, लोग आपको बताते हैं कि वे कौन हैं, लेकिन उनका व्यवहार साबित करता है कि वे वास्तव में कौन हैं। रूल नंबर 2, शब्दों में छिपे संकेत। मैनिपुलेटर्स अक्सर कुछ विशेष प्रकार की भाषा का प्रोपेंसिटी का उपयोग करते हैं। ध्यान से सुनिए, वे सीधे जवाब देने से बचते हैं, वे विषय बदल देते हैं, वे अस्पष्ट बातें करते हैं या सवाल का रिवॉल्विंग अब सवाल से देते हैं। उदाहरण, अगर आप पूछें, तुमने ऐसा क्यों किया, और जवाब मिले, तुम हमेशा मुझे गलत समझते हो। ध्यान दीजिए, सवाल का जवाब नहीं दिया गया, ध्यान मुद्दे से हटाकर आपकी तरफ कर दिया गया। यह एक सामान्य मैनिपुलेशन पैटर्न है। रूल नंबर 3, जरूरत से ज्यादा आकर्षण। कुछ लोग शुरुआत से ही अत्यधिक आकर्षक दिखाई देते हैं। हर बात में सहमति, हर समय प्रशंसा, हर समय समर्थन। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी यह स्वाभाविक नहीं होता, क्योंकि वास्तविक रिश्तों में मतभेद होते हैं, अलग विचार होते हैं, सीमाएं होती हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत जल्दी बहुत परफेक्ट लगने लगे, तो थोड़ा सावधान हो जाइए। अब एक महत्वपूर्ण बात, बॉडी लैंग्वेज हमेशा झूठ नहीं पकड़ती, लेकिन ये असंगतियां पकड़ सकती हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति कहे कि वो खुश है, लेकिन उसके चेहरे पर तनाव हो, उसकी आवाज में बेचैनी हो, उसका व्यवहार अलग कहानी बता रहा हो। यह जरूरी नहीं कि वो झूठ बोल रहा हो, लेकिन इसका मतलब है कि कहानी पूरी नहीं है। याद रखिए, शब्द केवल संदेश का एक हिस्सा होते हैं, बाकी हिस्सा आवाज, हाव भाव और व्यवहार से आता है। सबसे बड़ी गलती क्या है? एक घटना के आधार पर निष्कर्ष निकाल लेना। हर कोई कभी कभी गलती करता है, हर कोई कभी कभी गुस्सा होता है, हर कोई कभी कभी असुरक्षित महसूस करता है। लेकिन मैनिपुलेशन एक घटना नहीं होती, यह एक पैटर्न होती है। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको दोषी महसूस कराता है, आपकी सीमाएं तोड़ता है, आपकी भावनाओं को कम महत्व देता है, तो यह एक संकेत है। एक बार की गलती चरित्र नहीं बताती, लेकिन बार बार दोहराया गया व्यवहार बहुत कुछ बता देता है। रेड फ्लैग नंबर 1, जिम्मेदारी से बचना। क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जिनकी हर कहानी में गलती किसी और की होती है? बॉस गलत, दोस्त गलत, परिवार गलत, समाज गलत, दुनिया गलत, लेकिन वे कभी गलत नहीं। यह एक बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति जिम्मेदारी नहीं लेता, वो अक्सर सीखता भी नहीं। रेड फ्लैग नंबर 2, सीमाओं का सम्मान न करना। मानसिक रूप से स्वस्थ लोग आपकी सीमाओं का सम्मान करते हैं, भले ही उन्हें पसंद न हो। लेकिन मैनिपुलेटर्स अक्सर आपकी सीमाओं को चुनौती देते हैं। अगर आप ना कहते हैं, तो वे दबाव डालते हैं। अगर आप दूरी चाहते हैं, तो वे अपराध बोध पैदा करते हैं। उनका उद्देश्य आपकी सीमा को स्वीकार करना नहीं, बल्कि उसे कमजोर करना होता है। रेड फ्लैग नंबर 3, बहुत जल्दी बहुत ज्यादा। कभी कभी लोग बहुत तेजी से रिश्ता बनाना चाहते हैं। बहुत जल्दी भरोसा, बहुत जल्दी भावनात्मक जुड़ाव, बहुत जल्दी वादे। सच्चा भरोसा समय लेता है, धीरे धीरे बनता है। जो चीज बहुत तेजी से बनती है, वो कभी कभी उतनी ही तेजी से टूट भी जाती है। रेड फ्लैग नंबर 4, लगातार भ्रम। क्या किसी व्यक्ति से बात करने के बाद आप अक्सर भ्रमित महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि हर बातचीत के बाद आप और ज्यादा उलझ जाते हैं? यह सामान्य नहीं है। स्वस्थ संवाद स्पष्टता लाता है, मैनिपुलेशन भ्रम पैदा करती है। एक कहानी सुनिए। विक्रम एक नए बिजनेस पार्टनर के साथ काम शुरू कर रहा था। पहली मुलाकात शानदार रही, दूसरी भी, तीसरी भी। वो व्यक्ति बेहद प्रभावशाली था, आत्मविश्वासी था, बड़ी बड़ी बातें करता था। लेकिन विक्रम ने एक बात नोटिस की, उसकी कहानियां हमेशा बदलती रहती थी। एक दिन वो कहता कि उसने एक बड़ी कंपनी बनाई थी, दूसरे दिन कहानी कुछ और होती। वो हमेशा दूसरों को दोष देता, कभी अपनी गलती नहीं मानता। विक्रम ने जल्दबाजी नहीं की, उसने पैटर्न देखे और धीरे धीरे उसे समझ आया कि शब्दों के पीछे सच्चाई कुछ और है। उस निर्णय ने उसे लाखों का नुकसान होने से बचा लिया। जब भी आप किसी व्यक्ति के इरादों को समझना चाहें, तो 3 प्रश्न पूछिए। पहला, क्या उसके शब्द और कर्म मेल खाते हैं? दूसरा, क्या वो मेरी सीमाओं का सम्मान करता है? तीसरा, क्या उसके साथ रहने पर मुझे स्पष्टता मिलती है या भ्रम? इन 3 सवालों के जवाब
अक्सर आपकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा बताते हैं। आज अपने जीवन के किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जिस पर आपको पूरी तरह भरोसा नहीं है। फिर उसके शब्दों को नहीं, उसके व्यवहार को याद कीजिए। पिछले 6 महीनों के पैटर्न को देखिए। आपको शायद वो दिखाई दे जो पहले कभी दिखाई नहीं दिया। मैनिपुलेटर्स की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे चाहते हैं आप उनके शब्दों पर ध्यान दें, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति व्यवहार पर ध्यान देता है। याद रखिए, शब्द आपको प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन पैटर्न आपको सच्चाई दिखाते हैं। अगले अध्याय में हम उन माइंड गेम्स की बात करेंगे जो रिश्तों में सबसे ज्यादा खेले जाते हैं। प्रेम संबंधों में, दोस्ती में, परिवार में और कार्यस्थल पर, क्योंकि अक्सर सबसे गहरे मानसिक खेल अजनबियों के साथ नहीं, बल्कि हमारे सबसे करीबी लोगों के साथ खेले जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 5, माइंड गेम्स यूज्ड इन रिलेशनशिप्स। दुनिया में सबसे गहरे घाव अक्सर दुश्मन नहीं देते, वे लोग देते हैं जिन पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। एक अजनबी अगर आपको धोखा दे दे तो दुख होता है, लेकिन जब कोई अपना आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करने लगे तो असर बहुत गहरा होता है, क्योंकि मैनिपुलेशन की सबसे उपजाऊ जमीन विश्वास होती है। और इसी कारण सबसे खतरनाक माइंड गेम्स अक्सर रिश्तों के अंदर खेले जाते हैं।